Automatic Payment Program, APP. Let me talk to Ritesh. एक बार मैं चेक कर लेता हूँ. हाँ, yes, someone else has joined. अंश ने ज्वाइन कर दिया है. Okay, that's fine. Good evening, sir. Hi अंश. Hi, sir. Automatic Payment Program. आज का टॉपिक ये है हमारा. Automatic Payment Program means क्या है हमारा पेमेंट का प्रोसेस? What is the T code for making payment to vendor? Making payment to vendor. Vendor. अच्छा, okay. T code. क्या होता है? Vendor payment. Vendor payment, sir. F-53. F-53. Okay. So यहाँ पर जो T कोड होगा F110 होगा, ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम. डिफरेंस क्या है? F-53 आपका सिंगल वेंडर का मल्टीपल इनवॉइसेस पे कर सकता है, बट F110 में आप मल्टीपल वेंडर मल्टीपल इनवॉइसेस पे कर सकते हैं. राइट, एक ही शॉट में आप 100 ऑफ पेमेंट्स आप प्रोसेस कर सकते हैं इसमें, एक ही शॉट में. यहाँ पर आपको अगर आप ये प्रोसेस रन करते हैं, देन आपके सपोज एवरी मंथ you pay around 200 vendors and their invoices are around 300-400, right? तो वो आपकी जो 300-400 और 200 vendors हैं, वो आप एक ही शॉट में उनकी पेमेंट कर सकते हैं. So this is the feature of F110 automatic payment program. अब इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ टर्म्स हैं. फर्स्ट विल डिस्कस those terms. So because इसमें क्या रहता है, there is some payment cycles which we maintain in the system. Payment cycle क्या रहती हैं? Suppose you make the payment 3 times in a month. Suppose first, 11th and 21st. Suppose आपकी ये 3 साइकिल्स हैं जहां पर आप पेमेंट करते हैं, बट इसमें आप क्या करते हैं? 1 to 10th का आपका जितना भी इनवॉइसेस ड्यू होता है इन बिटवीन 1 to 10th, उसकी पेमेंट आप फर्स्ट को करते हैं. जितनी इनवॉइसेस आपकी 11 to 20th की रहती हैं, वो आप 11th को पेमेंट करते हैं. इसको हम ऐसा लेते हैं, सॉरी, 1 to 10th का 11th को पेमेंट होगा, 11 to 20th का 21st को पेमेंट होगा, और 21st to 30th तक का पेमेंट फर्स्ट को होगा. तो ये हमारा 3 डिफरेंट साइकिल्स हमने मेंटेन किया इन ए पर्टिकुलर मंथ. एक महीने में अगर आप 3 टाइम्स पेमेंट करते हैं, तो आपका ये साइकिल सपोज डिफाइन है. और अब ये इट्स नॉट प्री डिफाइंड इन एसएपी कि आपको 3 ही बार पेमेंट करना है. आप पेमेंट डेली बेसिस पे भी कर सकते हैं, 3 टाइम्स इन ए डे भी कर सकते हैं, आप वीकली बेसिस पे पेमेंट कर सकते हैं, मंथली बेसिस पे, फोर्टनाइटली. जो आपको लगता है मेरा एक प्रॉपर प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग ये पेमेंट्स प्रोसेस होती है. तो इसका मैंने आपको टी कोड बताया F110. अब इसमें कुछ टर्म्स यूज होती हैं. एक टर्म होता है कंपनी कोड, एक होता है सेंडिंग कंपनी कोड, एक होता है पेइंग कंपनी कोड. कंपनी कोड, सेंडिंग कंपनी कोड, पेइंग कंपनी कोड. अब हम यहां पर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं. सपोज ए इज योर वेंडर, B is company code 1 and C is company code 2, राइट. और ये जो दोनों कंपनीज हैं, ये कंपनी आपकी ग्रुप कंपनीज है. सपोज अब आपने ए वेंडर से बाय किया, so A vendor has sent the material to B and A vendor sent the material to C also. So आप B और C को, दोनों को ये वेंडर मटेरियल सप्लाई करता है, बट behalf of B, C generally makes the payment to vendor. Means दोनों कंपनी में जितना भी मटेरियल आया,
उसका कंप्लीट कंसोलिडेटेड अमाउंट बना के वेंडर को पे कर दिया। तो अब होगा क्या, बिकॉज बी इज इटसेल्फ ए लीगल एंटिटी, सी इज आल्सो ए लीगल एंटिटी। तो अब बी और सी का जो टर्म्स होगा वो क्या होगा, बी इज ए रिसीवेबल एंड सी इज पेएबल। I think C is सर receivable. सी रिसीवेबल होगा ना? Yes. C would be receivable and B would be payable. तो इस केस में क्या हुआ, आपका जो सेंडिंग कंपनी कोड है which is B, पेइंग कंपनी कोड is C. So यहाँ पर सेंडिंग कंपनी कोड would be C and पेइंग कंपनी कोड would be B. ये हम टर्म यूज करते हैं, कंपनी कोड, सेंडिंग कंपनी कोड एंड पेइंग कंपनी कोड. There is another term called next पेमेंट डेट. अब देखिए मैंने आपको यहाँ क्या बताया था कि जो आपका 21st to 30th का जो इनवॉइस ड्यू होगा वो आपको नेक्स्ट मंथ फर्स्ट को पे करना है. तो इनवॉइस ड्यू होना का क्या मतलब है, सपोज आपने अगस्त या जुलाई फर्स्ट को आपने एक इनवॉइस क्रिएट किया, जुलाई फर्स्ट को आपने एक इनवॉइस क्रिएट किया और उसका जो पेमेंट टर्म्स है वो है 30 डेज, राइट. तो इसका पेमेंट कब ड्यू होगा? सो 1 अगस्त. और इसकी पेमेंट कब होनी चाहिए? 31 जुलाई, अगर 30 डेज है तो. बिकॉज अगर ये 30th जुलाई है तो इसकी पेमेंट कब होगी? 1 अगस्त. दैट मीन्स ये जो फॉल करेगा इसमें फॉल करेगा और पेमेंट फर्स्ट को होना चाहिए, राइट. अब समटाइम्स क्या होता है कि हमने कुछ प्रोसेस हमने किया था जिसमें हमें इंटरेस्ट पे करना होता था, या हमें सपोज कुछ that I can say cash discount मिलता था हमें if we make the payment within 10 early, days. हाँ, early payment or If we within make the payment in 20 days, so we get some less discount. If after 20 days, so there would be different process, right? So यहाँ क्या है कि हम अगर next payment date enter करते हैं after 3 days, after 3 days, तो क्या होगा इस केस में? हमारी जो पेमेंट्स हैं वो 3 अगस्त तक की कंसीडर करेगा सिस्टम इसी साइकिल में. तो हमें अगर सपोज इनवॉइसेस लेना था 21st to 30th का, जो कि ये रेंज में फॉल करता है ये इनवॉइस, तो वो इसी डेट में पेमेंट होना था. बट हमारा यहाँ पर क्या है, बिकॉज वी नो if we want to get some cash discount, so in that case, so we are considering another 3 more days, right, in a same cycle. तो हम यहाँ पर नेक्स्ट पेमेंट डेट को यूज कर सकते हैं, तो सिस्टम उसको इंक्लूड कर लेगा उस पर्टिकुलर पार्ट को. ओके, इसके बाद आते हैं हम लोग पेमेंट मेथड. पेमेंट मेथड्स क्या होते हैं? पेमेंट मेथड चेक हो सकता है, नेट बैंकिंग हो सकता है, एनईएफटी, आरटीजीएस, यस, राइट. तो ये सारे हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ पेमेंट है, मेथड है, ये पेमेंट मेथड है हमारे, तो ये भी हम लोग यूज करते हैं इसमें. देन देयर इज अ टर्म कॉल्ड हाउस बैंक एंड अकाउंट आईडी. हाउस बैंक क्या होता है? वी आर जस्ट टेकिंग एग्जांपल. सपोज हमारे पास एक एचडीएफसी बैंक है मालवीय नगर में, उसमें हमारे पास एक करंट अकाउंट है, एक हमारे पास ओडी अकाउंट है. Then there is another HDFC bank in Saket, suppose. यहाँ पर हमारे पास एक करंट अकाउंट है. Another bank is ICICI Saket, suppose. यहाँ पर हमारे पास करंट अकाउंट है और एक ओडी अकाउंट. ओडी अकाउंट क्या होता है? सो ओवरड्राफ्ट. ओवरड्राफ्ट अकाउंट क्या मतलब होता है ओवरड्राफ्ट अकाउंट का? सर जितना उसमें बैलेंस है बैंक अलाउ करता है कि तुम उससे ज्यादा विथड्रॉ कर सकते हो फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम. यू विल हैव टू रिटर्न इट बैक, बट वो उसी अकाउंट में से आपका माइनस में बैलेंस शो करेगा. राइट. तो ये इट्स ए लायबिलिटी. ये आपका क्रेडिट कार्ड है एक्चुअली. हाँ, और लाइक अ लोन, शॉर्ट टर्म काइंड ऑफ क्रेडिट कार्ड, और इट्स अ काइंड ऑफ लोन. या राइट. तो करंट अकाउंट हमारे पास एक है, ओडी अकाउंट है, करंट अकाउंट
हमारे पास देयर आर 3 करंट अकाउंट, 2 ओडी अकाउंट्स, राइट? सो यहां पर हमारे पास देयर वुड बी account ID would be 1, 2, 3, 4, 5. अब आते हैं GL पे. So every account or every account ID will have 3 GLs for bank. कौन कौन से 3 GL होंगे? बैंक मेन, बैंक outgoing, बैंक incoming. मेन बैंक HDFC outgoing, incoming बैंक, HDFC बैंक outgoing बैंक और incoming बैंक. क्या मतलब है इसका? होगा क्या कि जो outgoing बैंक है, जितना भी वेंडर का पेमेंट जाएगा या जो भी हमारा आउटफ्लो है वो सारा आउटगोइंग बैंक में आएगा, जितना इनफ्लो है वो सारा इनकमिंग बैंक में आएगा, और उसका जब रिकंसिलिएशन करेंगे आप एट द एंड, जब हम मंथ एंड पे रिकंसिलिएशन करेंगे तो वो सारा डेटा ट्रांसफर होकर मेन बैंक में आ जाएगा। जितना भी इनकमिंग आउटगोइंग में से बैंक में प्रेजेंट करता है ट्रांजैक्शंस, वो सारा मेन में जाएगा। तो ये हमारा बैंक रिकंसिलिएशन प्रोसेस होगा, वो हम लोग करेंगे बाद में। तो अभी हम कितने डील्स बनाएंगे? यस यस श्योर। ये सर, ये इज दिस अ मैंडेट व्हेन वी आर कॉन्फ़िगरिंग अ कंपनी? हमको ये 3 अलग अलग बनाने ही हैं जनरली, मतलब रियल टाइम में यही बनता है, 3 अलग अलग ही बैंक रियल टाइम में एसएपी रिकमेंडेशन भी यही है कि आप 3 बनाइए, बट कुछ कंपनीज 2 बनाती हैं, एक मेन और एक आउटगोइंग इनकमिंग को मर्ज कर देती है। अच्छा, ओके। वो उस दोनों को मर्ज कर देते हैं, इनकमिंग और आउटगोइंग को। होता क्या है एक्चुअली, देखिए हमारा पर्पस क्या है, हम चाहते हैं कि जितना भी नेगेटिव फिगर्स हैं वो सारी आउटगोइंग में आ जाए, जितनी पॉजिटिव फिगर्स हैं वो इनकमिंग में रह जाए। तो सर ये 3 अलग अलग अकाउंट्स हैं क्या? 3 जीएल्स हैं, 3 अलग जीएल्स हैं। बैंक अकाउंट 3 एक ही है, हाँ वही मैं पूछ रही हूँ। करंट अकाउंट एक ही है, बट एक करंट अकाउंट के 3 जीएल्स बनते हैं। ओके ओके, it's just the GLs that we are splitting, but the Yes. bank account is same. सेम। अब कितने जीएल्स हो गए? So 15 जीएल्स। okay, for the OD also we'll यस सेम, split. Okay, बिकॉज उसमें भी तो इनकमिंग आउटगोइंग रहेगी ना, हाँ ठीक, 15. राइट? सो ओडी में समटाइम्स क्या होगा कि जब हम पैसा डालेंगे तो हो जाएगा वो, जब पैसा जाएगा उसमें, जब हम पैसा विड्रॉ करेंगे तो आउटगोइंग है, Outgoing. राइट? तो है क्या, एवरी अकाउंट आईडी विल हैव एटलीस्ट 3 जीएल्स. It's not mandatory, but yes, SAP recommends we should create at least 3 GLs of every account, right? तो यहाँ पर जो ये बैंक है इसको बोलते हैं हाउस बैंक। जो मेन बैंक है सर? मेन बैंक नहीं। अच्छा ओके ओके, ब्रांच है जिसको स्प्लिट कर रहे हैं हम। जिस बैंक की ब्रांच को हम हाउस बैंक बोलते हैं। ब्रांच इज ए हाउस बैंक एंड account numbers are the account IDs in SAP. And every account ID has 3 GLs, means every bank account has a 3 GLs minimum. Any doubt? सर वो आपको एक बार कॉन्फ़िगर करके दिखाना पड़ेगा कि करेंगे सब वो सब करेंगे। ये मेन बैंक सर, जब हम 3 GL बना रहे हैं एक अकाउंट आईडी पे, तो हम FS00 में 3 अकाउंट बना रहे हैं, तो हाउस बैंक अलग से बनेगा क्या? यस, 3 GLs बनेंगे, मिनिमम 3 GLs। एक हाउस बैंक भी बनेगा कि हाउस बैंक GL नहीं होता, हाउस बैंक एक अलग कॉन्फ़िगरेशन है, GLs उसमें असाइन करेंगे? हाउस बैंक इज ए कॉन्फ़िगरेशन, अकाउंट आईडी इज ए कॉन्फ़िगरेशन, बट these accounts are the master data. Okay. Right? Okay. Now we'll come to another point. Okay, let's start working on this, and after this session I'll send you the screenshot of this particular document, right? तो उसका मैं आपको भेज दूंगा। सबसे पहले हम FS00 में चलते हैं। कंपनी कोड क्या है हमारा? BAQ।
right? Mhm. Okay, so let's see what different GLs it's already there and what needs to be created. बैंक हमने एक ही बनाया हुआ है यहाँ पर 8 9। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहला GL बनाएंगे 2010, क्रिएट बैलेंस शीट, एसेट्स, मेन बैंक, HDFC, सपोज उसके 4 डिजिट हैं 0001 सपोज, ऐसा कुछ है, राइट? सो यहाँ पर चलेंगे ओनली बैलेंस इन लोकल करेंसी, ओपन आइटम मैनेजमेंट नहीं होगा ये GL, लाइन आइटम डिस्प्ले 002 सपोज, बैंक, automatically post, next GL 2011 2010 AQ, outgoing, ओपन आइटम मैनेजमेंट। ये GL मैंडेटरली ओपन आइटम होगा, अदरवाइज आपका फर्दर जो बैंक रिकंसिलिएशन प्रोसेस है वो रन ही नहीं होगा। समटाइम्स ये ब्लंडर हो जाते हैं और ये इट्स अ बिग ब्लंडर। राइट, सो ये 3 GLs हमने क्रिएट किए हैं, ठीक है, ओके। सो अब हम चलते हैं इसके कॉन्फ़िगरेशन पार्ट में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू, accounts receivable, accounts payable, business transactions, outgoing payments, global settings, automatic outgoing payments, payment method। देखिए, एक तो इसका ऑप्शन ये है, आप इस पाथ के थ्रू जाइए, अदरवाइज आपके पास एक ऑप्शन और भी है, कॉन्फ़िगरेशन दिस। तो यहां पर आप आइए FBZB, ये 6 स्टेप्स हैं। अगर आप इन स्टेप्स को यहां से कंपेयर करेंगे, सेटअप ऑल कंपनी कोड्स, ऑल कंपनी कोड्स, पेइंग कंपनी कोड, पेइंग कंपनी कोड, देन पेमेंट मेथड, पेमेंट मेथड, पेमेंट मेथड इन कंट्री, तो आप इसको इससे रिलेट कर सकते हो। तो हम चल रहे हैं, फर्स्ट स्टेप इज ऑल कंपनी कोड्स, न्यू एंट्रीज। सो आवर कंपनी कोड इज VAQ, sending company code is also a VAQ और paying company code is also a VAQ। बैक करेंगे, then go to paying company codes, new entries, VAQ। अब यहां पर एक ऑप्शन आ रहा है आपके पास, मिनिमम इनकमिंग, मिनिमम आउटगोइंग। देखिए, जो हमारा APP यूज होता है, ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम, उसका पर्पस वेंडर के लिए रहता है हमारा, बिकॉज जो ये प्रोसेस फॉलो हो सकता है वो वेंडर के लिए हो सकता है, कस्टमर के लिए नहीं हो सकता, बिकॉज हम जानते हैं कि हमें कब पेमेंट करना है, बट हम लोग ये नहीं जानते कस्टमर का पेमेंट कब आएगा। तो आप, ये पर्पस है बल्क पेमेंट्स को प्रोसेस करने का, तो हम यहाँ पर इनकमिंग नहीं डालेंगे, हम मिनिमम अमाउंट ऑफ आउटगोइंग। मिनिमम अमाउंट ऑफ आउटगोइंग का क्या मतलब है? सपोज 100 ऑफ पेमेंट्स है आपके पास, 500 पेमेंट्स है, उसमें ₹1 का चेक चला गया, सपोज ₹1 का किसी का पेमेंट ड्यू था और ₹1 का चेक चला गया, तो उससे ज्यादा तो आपका प्रोसेस फीस लग जाएगी। तो हम यहाँ पर कुछ ऐसा सर्टेन एक अमाउंट डाल सकते हैं जिसके बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं कि कितना मैक्सिमम अमाउंट हम, कितना मिनिमम अमाउंट हम APP के थ्रू प्रोसेस करेंगे। तो हम यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज अभी हम छोड़ देते हैं इसको। सो ये सेकंड स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, गो टू पेमेंट मेथड इन कंट्री। देखिए, यहाँ पर ABCDEFGH नहीं है, तो हम कुछ ऐसा ही बना लेते हैं, न्यू एंट्रीज। कंट्री इज IN, पेमेंट मेथड इज G, चेक पेमेंट।
आउटगोइंग चेक, राइट। इसके बाद आएंगे हम डॉक्यूमेंट टाइप। अब पेमेंट का डॉक्यूमेंट टाइप क्या होता है वेंडर पेमेंट का? हाँ, KZ. KZ, ओके। बट हम यहां पर लेते हैं ZV या ZP बिकॉज डिफरेंट रखते हैं हम इसको। क्लियरिंग डॉक्यूमेंट टाइप, क्लियरिंग डॉक्यूमेंट टाइप भी हम ZP ले लेते हैं। इसको अगर हम फर्दर क्लियर करेंगे तो सेव करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम करेंसी अलाउड, न्यू एंट्रीज, करेंसी इज INR। एक मिनट जस्ट, हाँ जी, हेलो, यस फॉरम, क्या हुआ? क्या? मैं खा लूंगा। यस। सो ये हमारा हमने करेंसी एंटर किया, बैक करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। फोर्थ स्टेप, मेथड पेमेंट, पेमेंट मेथड इन कंपनी कोड, न्यू एंट्रीज, कंपनी कोड इज VAQ एंड मेथड इज G। यहां पर भी आप मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट डाल सकते हो। मिनिमम अमाउंट हमने डाला सपोज 500 रुपीज, सॉरी मैक्सिमम हमने डाला कुछ ये, मिनिमम डाला हमने 500। सॉरी मैंने गलत कर दिया क्या? क्या करेंगे? हाउस बैंक, कंपनी कोड, न्यू एंट्रीज। अब हम आएंगे हाउस बैंक। अब हाउस बैंक का हम कोड क्रिएट करते हैं SDF01। कंट्री देंगे IN, क्रिएट करेंगे। यहां पर बैंक की MICR कोड भी हो सकता है, IFSC कोड भी हो सकता है। ये हमारा IFSC कोड हो गया, या बैंक की मींस IFSC कोड। IFSC कोड हमारा सपोज ये हो गया, या फिर ऐसा कुछ कर देते हैं, ऐसा कुछ ले लेते हैं। देन गो टू एड्रेस, क्रिएट। यहां पर हम डालेंगे HDFC बैंक साकेत। रीजन सपोज हमारा है 31 दिल्ली के लिए, स्ट्रीट
सेक्टर 10 कर देते हैं, सिटी दिल्ली, ब्रांच साकेत, एंटर, सेव। नेक्स्ट गो टू बैंक अकाउंट्स, न्यू एंट्रीज। यहां पर डालेंगे अकाउंट आईडी। अकाउंट आईडी में हमने डाला HDFCA, करंट अकाउंट। आप चाहो तो इसको करंट अकाउंट भी कर सकते हो। नाउ विल एंटर द बैंक अकाउंट हियर। ये हमारा बैंक अकाउंट हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। GL अकाउंट डालेंगे हम यहाँ पर मेन बैंक का 2010, करेंसी देंगे INR, सेव करेंगे। बैक करते हैं। नेक्स्ट आएंगे बैंक डिटर्मिनेशन के ऊपर। तो अभी हमने क्या किया है, पहला स्टेप पे हमने कंपनी कोड मेंटेन किया, फिर हमने पेइंग कंपनी कोड मेंटेन किया, फिर हमने पेमेंट मेथड इन कंट्री किया, देन पेमेंट मेथड इन कंपनी किया, देन हाउस बैंक किया, राइट। सो उसके बाद में बैंक डिटर्मिनेशन में हम लास्ट स्टेप कर रहे हैं। अब हम यहां पर अपना कंपनी कोड सर्च करते हैं। पहले VAQ, सेलेक्ट एंड गो टू रैंकिंग ऑर्डर। रैंकिंग ऑर्डर मींस व्हाट? सो यहाँ पर क्या होता है कि आपके पास सपोज मल्टीपल बैंक अकाउंट्स हैं, मल्टीपल पेमेंट मेथड्स हैं। आप चाहते हैं कि मेरा पहले बैंक अकाउंट का ये अमाउंट कंज्यूम हो, फिर मैं नेक्स्ट बैंक का ये वाला अमाउंट कंज्यूम करूं, फिर मेरा थर्ड बैंक का अमाउंट कंज्यूम हो, तो अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। तो हमारा पेमेंट मेथड है G, करेंसी INR, रैंकिंग ऑर्डर 1 एंड हाउस बैंक दिस। नेक्स्ट आते हैं बैंक अकाउंट्स में। इसके बाद आपके मल्टीपल भी हो सकते हैं यहाँ पर, न्यू एंट्रीज। हाउस बैंक हमारा है पेमेंट मेथड G है, करेंसी INR है, अकाउंट आईडी हमने CA लिया था करंट अकाउंट के लिए, और यहां पर डालेंगे आउटगोइंग अकाउंट 2011। नेक्स्ट चलेंगे अवेलेबल अमाउंट्स में, न्यू एंट्रीज। हाउस बैंक, अकाउंट आईडी, करंट अकाउंट, डेज कुछ नहीं, INR, और यहां पर लेंगे अवेलेबल फॉर आउटगोइंग, मतलब इतना अमाउंट हमारे पास अवेलेबल है, ये अमाउंट हमने यहां दे दिया। इसका कोई पर्पस नहीं है क्योंकि इसका एक अलग से इंटरफेस रहता है जो यूज होता है, बट यहां पर हम यूज नहीं करेंगे। यस, सो ये हमारे कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन स्टेप्स हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम कुछ इनवॉइसेस बुक करेंगे डिफरेंट वेंडर्स की, और उस वेंडर की इनवॉइसेस का हम पेमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम FK01 से एक दो वेंडर क्रिएट कर लेते हैं। अकाउंट ग्रुप हम ले लेते हैं V001, एंटर। गुड़गांव नेटवर्क्स एक वेंडर ले लिया हमने। देखिए क्या है, यहाँ पर हमारा GST नंबर वगैरह आता है, राइट। नंबर 3 में कस्टमर हो सकता है हमारा, जैसा हमने डिस्कस किया था। यहाँ पर पैन डिटेल्स वगैरह आ जाएंगी। यहाँ पर हम रिकंसिलिएशन अकाउंट देंगे। ये लेते हैं हम सपोज रॉ मटेरियल। शॉर्ट की में 012 कर देते हैं यहाँ पर, और यहाँ डालेंगे पेमेंट मेथड G, सेव करेंगे। नंबर 1, नंबर 2 दूसरा वेंडर क्रिएट करते हैं, सर्विसेज वेंडर ले लेते हैं। ये हमने 2 वेंडर किया। अब हम इसके इनवॉइसेस बुक करते हैं FB60 में। कंपनी कोड VAQ, वेंडर
हमने क्रिएट किया ये दो, नेटवर्क्स और एक्यूरेट। सबसे पहले ये लेते हैं 20/08/2020, इनवॉइस नंबर, अमाउंट और 13,000 रुपीज। यहाँ पर हम जीएल उठाते हैं, नंबर रेंज मिसिंग है। एक काम करते हैं, OBS 7 में चलते हैं, किया डॉक्यूमेंट आई, डबल क्लिक, इसको हम 15 कर देते हैं। आई थिंक अब चैलेंज नहीं आएगा। FB60, पेमेंट में चलेंगे और यहाँ पर हम पेमेंट मेथड, अब देखिए हमने पेमेंट मेथड वेंडर में डाला था, सिस्टम ने यहाँ पिक नहीं किया बिकॉज ये थोड़ा सा एक चैलेंज है हमारा आइडियल सिस्टम का। यहाँ पर हम मैनुअल डालेंगे जी, सेव करेंगे। नंबर 1, नंबर 2, इसी वेंडर का एक और इनवॉइस क्रिएट करते हैं। इसमें हम इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं, सेव करेंगे। एक वेंडर और था जो हमारे पास, उसके हम 2-3 इनवॉइसेस क्रिएट करेंगे। $15,000, सेव करेंगे। इसी वेंडर का और इनवॉइस क्रिएट करते हैं। ये 4 इनवॉइसेस हमने यहाँ पर पिक किए हैं। बैक करते हैं। अब हम टी कोड यूज करेंगे F110, यहाँ आएंगे हम लोग, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंट्स पेएबल, सॉरी बैंक, आउटगोइंग, ऑटोमेटिक पेमेंट, F110। ये हमारा टी कोड है, कस्टमर वेंडर के लिए है बट हम वेंडर के लिए कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम देते हैं रन डेट एंड आइडेंटिफिकेशन। रन डेट मींस जिस दिन हम रन कर रहे हैं, आज की डेट में हम रन कर रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन मींस कि हम किस पर्टिकुलर डेट में कौन सा पर्टिकुलर इंडिकेटर्स के ऊपर हम इसको रन कर रहे हैं। मींस कोई हमें एक कोड डिफाइन करना है, वो कोड सपोज हमने किया 101, मतलब फर्स्ट रन हम 21st को रन कर रहे हैं इसमें। तो ये जो कॉम्बिनेशन है यूनिक कॉम्बिनेशन है ये, इन दोनों का। ये कॉम्बिनेशन कभी आप रीरन नहीं कर सकते इस कॉम्बिनेशन पे। पैरामीटर्स, कंपनी कोड हमारा VAQ है, पेमेंट मेथड हमारा G है। नेक्स्ट पेमेंट डेट जो हमने डिस्कस किया था कि हम नेक्स्ट 3 डेज की भी पेमेंट इसमें कंसीडर कर सकते हैं, हम नेक्स्ट डे की दे रहे हैं। और यहां पर देंगे हम वेंडर, कौन कौन से वेंडर है देखिए। यहां पर डालते हैं, एक वेंडर हमारा ये है और दूसरा वेंडर ये है। नेक्स्ट चलते हैं एडिशनल लॉग। लॉग क्या होता है कि अगर कोई एरर आता है तो सिस्टम क्या जनरेट करेगा, कैसा एरर दिखाएगा, वो ये सब चेक करेगा। हम तीनों इसको टिक करेंगे और अगेन हम यहां पर ये वेंडर लेंगे और ये वेंडर सेव करेंगे। अभी हम इन वेंडर का पहले स्टेटस चेक करते हैं। FBL1N में इनकी इनवॉइसेस का स्टेटस चेक करेंगे। ये देखिए अभी यहां पर दिखा रहा है 13,000 17,000 ड्यू। और दूसरा वेंडर भी ले लेते हैं हम,
इसका भी 2 इनवॉइसेस हैं, 13, 17 एंड 18 and 21. Status. Now we'll click on this proposal. इससे पहले हम OBA 7 में जाएंगे. ZP डॉक्यूमेंट टाइप जो हमने वहां एंटर किया था, ये लॉक्ड है, उसका नंबर रेंज चेक करते हैं वो अवेलेबल है या नहीं है. ZP, यस, 20 नंबर रेंज चेक करते हैं VAQ में कि 20 नंबर है या नहीं है. ऑलरेडी है, ठीक है, तो सिस्टम यहाँ पर एरर नहीं देगा, अदरवाइज नंबर रेंज का एरर देता सिस्टम. प्रपोजल में आएंगे, स्टार्ट इमीडिएटली करेंगे, ओके करेंगे. प्रपोजल इज क्रिएटेड. इसका अब आपको अगर ये देखना है कि इसमें कौन कौन से लाइंस इसमें एड ऑन हुए हैं इस पर्टिकुलर प्रपोजल के अंदर, तो एडिट प्रपोजल, प्रपोजल लिस्ट एंड ओके. देखिए सिस्टम क्या बोल रहा है यहां पर. सिस्टम कह रहा है कि एक पेमेंट इसका ये वाला होगा, इस वेंडर का 1610100614 का, और एक पेमेंट ये होगा, राइट. एक 17,000 का, एक 13,000 का. नेक्स्ट आते हैं, इसका पेमेंट टोटल पेमेंट हो रहा है इसका 18 और 21. एक्चुअली इसने वेंडर मास्टर से इसने उठा लिया है उसको, अदरवाइज सिस्टम को यहाँ एरर थ्रो करना चाहिए था, वो नहीं है, कोई इशू नहीं है. हमारा ये 2 पेमेंट हो रहा है यहाँ पर, राइट. तो अब हमारी एक्चुअली रिक्वायरमेंट क्या है. सिस्टम ने यहाँ पर 4 पेमेंट्स तो पिक किया, बट हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें सिस्टम में 3 ही पेमेंट प्रोसेस करनी है. एक पेमेंट को हम यहां भी एडिट कर सकते हैं. ओके करते हैं, 17, 13, 39, राइट. सो इसको हम डबल क्लिक करते हैं, इसको डबल क्लिक करते हैं. हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें इसको ब्लॉक करना है. इस पेमेंट को हम ब्लॉक कर सकते हैं, ब्लॉक फॉर पेमेंट. ओके, सेव, बैक करेंगे. देखिए अब पेमेंट का जो है वो रेड हो गया है यहाँ पर. अब हम वापस उसी प्रपोजल में आते हैं, प्रपोजल में आते हैं, प्रपोजल लिस्ट, चेक. देखिए नो पेमेंट. इसका रीजन क्या है नो पेमेंट का, वो आपको फर्दर नीचे दिखाई देगा. ये आइटम वॉज ब्लॉक्ड लेटर. अब देखिए क्या होता है, आइटम का ब्लॉकेज जो है वो हम 3 लेवल पे मेंटेन करते हैं. 3 लेवल पे हम ब्लॉक मेंटेन करते हैं. नंबर 1 वेंडर लेवल पे, नंबर 2 इनवॉइस लेवल पे, नंबर 3 पेमेंट लेवल पे. तो ये हमारा पेमेंट लेवल ब्लॉक था. तो हम यहां अब बैक करेंगे इसको और पेमेंट रन चलाएंगे. तो सिस्टम क्या करेगा, वो 3 पेमेंट्स को क्लियर कर देगा. पेमेंट 2 जनरेटेड, 2 कंप्लीटेड. अब हम बैक करते हैं, इसके लाइन पे आते हैं. अब सिस्टम क्या करने वाला है, 17,000 को छोड़कर बाकी सब पेमेंट्स को प्रोसेस कर देगा. रिफ्रेश, देखिए और दूसरा वेंडर भी क्लियर हो गया. अब इसको हम क्लियर में चलते हैं. ये देखिए, सो 13,000 का ZP डॉक्यूमेंट टाइप जनरेट हुआ. इसका अकाउंटिंग चेक करते हैं. ये है, ये आपका जो वेंडर है ये डेबिट हो गया है और बैंक आपका क्रेडिट हो गया, HDFC आउटगोइंग. ये हमारा कंप्लीट प्रोसेस है. अब हम एक और रन चलाते हैं इसमें. 02 पैरामीटर्स, कंपनी कोड, दिस वेंडर, ओपन आइटम वाला, ये हमारा वेंडर है जिसकी हमें पेमेंट करनी है. इस वेंडर को हम यहां ले लेते हैं. देन एडिशनल लॉक, सेव, स्टेटस, प्रपोजल रन, ओके. प्रपोजल इज बीन क्रिएटेड, एंट्री, प्रपोजल लिस्ट. देखिए ये पेमेंट अब होगा यहाँ पर 17,000 का. बैक करते हैं, पेमेंट रन करते हैं, ओके करते हैं. 1 जनरेटेड, 1 कंप्लीटेड. अब इसको देखते हैं यहाँ पर, ये भी क्लियर हो जाएगा. ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया. क्लियर में आएंगे, ये हमारा कंप्लीट प्रोसेस. देखिए अब हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं पेमेंट करने के. पहला ऑप्शन F-53, दूसरा F-110. कोई डाउट इसमें?
नहीं सर, दो पेमेंट प्रोसीजर्स हो गए, F-53 और F110 ऑटोमेटिक पेमेंट। यस। सो मैं आपको इसका एक तो रिकॉर्डिंग, दूसरा ये एक्सेल एंड तीसरा इसका बिजनेस प्रोसेस, जो हमारा स्क्रीनशॉट जो प्रोसेसेस हैं वो मैं आपको भेज देता हूँ। और आप सर इसको, परसों की भी रिकॉर्डिंग। अच्छा हमारी परसों क्लास हुई थी क्या? नहीं सर, पिछले, सॉरी परसों नहीं जो सर, लास्ट वीक जो क्लास थी, लास्ट वीक में ना 2 क्लासेस हुई थी सर, उसकी ना तो एक ही रिकॉर्डिंग आई है। एक्चुअली एक क्लास हमने आई थिंक टेबल्स वगैरह का किया था, ठीक है। हाँ वो, हाँ सर, आप मुझे एक बार व्हाट्सएप कर देना मैं इसका, मैं मैं कर देती हूँ। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, ओके ओके सर। फाइन, बाय बाय। Okay, bye. Thank you, sir. बाय बाय, Bye. गुड नाइट सर। गुड नाइट।